हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं कार्य चल रहा है। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने कोशिका कला के बारे में पढ़ा था। कोशिका कला किस में पाई जाती है? तो कोशिका कला सभी में पाई जाती है। ठीक है, यानी सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में ये बाहर के तरफ पाई जाती है, यानी बाहरी आवरण बनाती है। ठीक है, पादप कोशिका में, जीवाणु कोशिका में या अंतः की तरफ, यानी सबसे अंदर वाली परत होती है ये। ठीक है, सबसे आगे कोशिका कला होती है, उसके बाद कोशिका भित्ति। ठीक है, और जीवाणुओं में लास्ट की जो परत होती है उसे ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ठीक, ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है। ठीक है, यानी वे कुछ अणुओं को ये आने देती है जो कोशिका के लिए ज़रूरी होता है, उन अणुओं को ये अंदर आने देती है। और जो कोशिका के लिए उपयोगी है उन्हें वो अंदर रहने देती है, और जो उपयोगी नहीं है उन्हें क्या कर देती है, वो बाहर कर देती है। ठीक है, तो ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। तो कोशिका कला की संरचना कैसी होती है? तो बहुत अलग अलग टाइम में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने बहुत सारे मत दिए, जिसमें से आपके 3 मॉडल बहुत ही प्रचलित हैं। उन्हीं 3 मॉडल को आपका पढ़ना है। आपका पहला मॉडल था सैंडविच मॉडल। ठीक है, दूसरा था आपका एकल कला मॉडल, और तीसरा था तरल मोज़ेक मॉडल। तो जिसमें से हमने सैंडविच मॉडल पढ़ लिया था। सैंडविच मॉडल किसने दिया था? तो इसको डैनियल तथा डब्सन ने दिया था। ठीक है, इनका मानना यह है कि कहते हैं कोशिका कला के मध्य में लिपिड की 2 परतें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन लिपिड की परतों के ऊपर प्रोटीन की जो परत होती है वो पाई जाती है। वो कहते सैंडविच की तरह प्रोटीन की परत व्यवस्थित रहती है। ठीक है, तो सैंडविच मॉडल हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे, अगली हेडिंग हम डालेंगे एकल कला मॉडल, यानी हमारी जो सेकंड हेडिंग है उसको हम डालेंगे सेकंड मॉडल एकल कला मॉडल। ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। यूनिट मेम्ब्रेन। इस मॉडल को सन 1953 में रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, उन्होंने बताया था कि प्रोटीन की 2 सतह के बीच में लिपिड की एक मोटी सतह पाई जाती है। मोटी सतह मतलब लिपिड की 2 परत पाई जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन की 2 सतहों के बीच में लिपिड की 2 परत, यानी मोटी सी एक परत पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन की जो प्रत्येक सतह होती है उसकी जो मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, जबकि जो लिपिड की जो 2 परत पाई जाती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। ठीक है, ये आपका लगभग सैंडविच मॉडल से मिलता हुआ होता है। तो पहले इसका हम फिगर देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट यानी एकल कला मॉडल का फिगर है। ठीक है, इसके बीच में जो मैंने रेड कलर से दिखाया है ये किसकी परत है? लिपिड की परत है। ठीक है, ये लिपिड की परत है। और जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, और जो ये ब्लैक कलर से है, तो ये किसकी परत है? प्रोटीन की परत है। ठीक है, प्रोटीन की जो परत होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन। और जो लिपिड की मोटी परत यानी जिसको 2 परत हम कह सकते हैं, 2 परत के बराबर होती है, तो ये कितनी होती है? 35 एंगस्ट्रॉन की होती है। ठीक है, या इसको ठीक है, ये 2 परत होती है जो मिलकर कितनी इसकी चौड़ाई हो जाती है? 35 एंगस्ट्रॉन की हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसका मैं वो लिखूँ कि बीच में, अगर आपको इससे भूल जाता है तो इसको हम आसानी से इससे याद कर सकते हैं, प्रोटीन। ठीक है, बीच में लिपिड की 2 परत। ठीक है, लिपिड की 2 परत, एंड फिर क्या है? प्रोटीन। ठीक है, यानी प्रोटीन है, फिर बीच में लिपिड की 2 परत है, और फिर प्रोटीन है। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉन, इसकी 35 एंगस्ट्रॉन, और इसकी फिर 20 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और ये इसके एक प्रोटीन की परत अंदर की तरफ होती है और दूसरी प्रोटीन की तरफ कहाँ होती है? बाहर की तरफ। तो ये आउटसाइड हो गया। ठीक है, और एक इनसाइड। तो एक प्रोटीन की परत अंदर की तरफ होती है और एक प्रोटीन की तरफ बाहर की तरफ होती है। ठीक, अगर मैं इसी को यहाँ पर कम समझ में, तो अगर इसमें को जूम करके थोड़ा सा, अगर इसकी एक भाग को मैं यहाँ पर जूम करके अगर बनाऊँ तो ये हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा।
ठीक है। किस ठीक ठीक है, तो ये लिपिड की दो परत है, ये इसकी टेल है। ठीक, और जो ब्लैक से है वो क्या है, प्रोटीन की परत है। ठीक, तो ये आपका एकल कला मॉडल है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि एकल कला मॉडल सभी जीव झिल्लियों में लागू होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सभी जो जीवों की कोशिका कला की जो संरचना है वो एकल कला मॉडल की तरह होती है, यानी यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट की तरह। यानी प्रोटीन की परत एक बाहर की तरफ होती है, बीच में लिपिड की दो परत, उसके बाद फिर प्रोटीन की परत। तो जितनी भी जीव हैं उनमें जो कोशिका कला की जो संरचना होती है वो एकल कला मॉडल की तरह होती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग हमारी लिखी हुई है। ठीक है, हमने फिगर भी बना लिया। उसके बाद हम लिखेंगे सन 1953 में रॉबर्टसन ने ठीक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि प्रोटीन की दो परत के बीच लिपिड की एक मोटी सतह पाई जाती है। ठीक है, सभी जीव जितने भी जीव हैं उन सभी की जो कोशिका कला की जो संरचना होती है वो एकल कला मॉडल की तरह होती है, ना सैंडविच मॉडल की तरह होती है, ना तरल मोज़ेक मॉडल की तरह होती है। किसकी तरह होती है, आपकी यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट की तरह होती है। ठीक, तीसरा हम अपना मॉडल लिखेंगे तरल मोज़ेक मॉडल। तरल, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ठीक, तो तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, अगर हम बात करें तो तरल मोज़ेक मॉडल एस जोनाथन सिंगर एवं गार्थ निकोलसन ने दिया था। ठीक है, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में सिंगर एवं निकोलसन बोलते हैं। ठीक है, कब दिया था, 1972 में दिया था। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि कोशिका कला संरचना में जो लिपिड होती है वो मध्य में होती है। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो दो रूपों में व्यवस्थित होती है। ठीक है, एक होती है परिधि या बाह्य प्रोटीन। ठीक है, दूसरा होता है आंतरिक प्रोटीन या इसे हम समाकल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका तरल मोज़ेक मॉडल की संरचना है। इसमें जो कहते हैं लिपिड की जो परत है वो बीच में है, द्विआण्विक परत। ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो हमें दो रूपों में मिलती है, एक बाहर की तरफ जिसे हम बोलते हैं परिधि प्रोटीन। ठीक है, और एक लिपिड के बीच में रहती है जिसके हम क्या बोलते हैं, समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रोटीन हो गई, ये हमारी परिधि प्रोटीन है। परिधि, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, या इसको बोलते हैं बाह्य प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारी कौन सी प्रोटीन है, समाकल इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर आंतरिक प्रोटीन। समाकल इंग्लिश में से बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, या आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, और इनके बीच में लिपिड की दो आणविक परत पाई जाती है। ठीक है, इस मॉडल को किसने दिया था, सिंगर एवं निकोलसन ने दिया था। ठीक है, जो परिधि प्रोटीन होती है वो लिपिड की दो परत की बाहर की तरफ होती है। ठीक है, और जो हमारी समाकल प्रोटीन होती है वो कहाँ स्थित होती है, ऊर्ध्व में स्थित होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको आंतरिक या समाकल प्रोटीन कहते हैं, जो लिपिड की दो परत की ऊर्ध्व में यानी इस प्रकार स्थित होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो इस प्रकार हमें दिखेगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं।
तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? तो तरल मोज़ेक मॉडल सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में दिया था। इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार मध्य में लिपिड की परत पाई जाती है, परंतु इसमें जो प्रोटीन होती है वो दो रूपों में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से? परिधि या बाह्य प्रोटीन, दूसरा होता है आंतरिक प्रोटीन या समाकल प्रोटीन। ठीक है, इनके अनुसार कोशिका झिल्ली के मध्य में कोशिका झिल्ली के मध्य में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है, जबकि झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन, ठीक है, दो रूपों में हो व्यवस्थित होती है। आपका जो परिधि है वो बाह्य प्रोटीन जो कि लिपिड की दो परत की बाहर की तरफ होती है। ठीक है, आंतरिक या समाकल प्रोटीन वो लिपिड की द्वि परत के ऊर्ध्व में स्थित होती है। ठीक है, तो इसी को हम लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तीनों मॉडल हमने पढ़ लिया, सैंडविच मॉडल, ठीक है, एकल कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो जो आपकी जो कोशिका जो कला की जो संरचना होती है वो किसके तरह होती है? आपका जो एकल कला मॉडल है यानी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, कॉन्सेप्ट है, उसकी तरह आपकी कोशिका कला की संरचना होती है सभी जीवों में। ठीक है, तो इस लिखेंगे इस मॉडल को एस जोनाथन सिंगर एवं गॉर्थ निकोलसन ने 1972 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार कोशिका झिल्ली के मध्य में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है, जबकि झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन दो रूपों में व्यवस्थित होती है। परिधि या बाह्य प्रोटीन जो कि लिपिड द्विपरत की बाहर की ओर स्थित होती है, आंतरिक या समकल प्रोटीन जो कि लिपिड दो परत की ऊर्ध्व में स्थित होती है। ठीक है, तो इतना लिख लेंगे तो आपके जो तीनों मॉडल है तो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपका तीनों मॉडल हमने पढ़ लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। हमें एक पॉइंट मिला था कोशिका कला में कि अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि झिल्ली कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तब आपको शायद ये अर्ध पारगम्य झिल्ली अच्छी तरह से समझ में आ जाए, नहीं तो आपके माइंड में घूमता रहेगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या चीज़ है। ठीक है, किस चिड़िया का नाम है, तो इसको हम समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है, ठीक है, पारगम मतलब क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई भी चीज़ कोई भी अणु आसानी से बाहर आ जा सके, लेकिन ये अर्ध पारगम्य है। ठीक है, अर्ध पारगम्य मतलब आधा पारगम्य, मतलब पार मतलब कुछ चीज़ें जो झिल्ली की आर पार आ जाए, यानी कुछ चीज़ें, सभी नहीं, कुछ ऐसे जो कोशिका के लिए इम्पॉर्टेंट है वो अंदर आ सके कोशिका के, और जो कोशिका के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है वो कोशिका के बाहर जा सके। ठीक है, मतलब सभी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें, यानी अर्ध पारगम्य। ठीक है, तो जो झिल्ली होती है यानी जो हमारी झिल्ली होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ठीक है, तो हम हेडिंग डाल लेंगे झिल्ली। इसको आप चाहे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर लीजिएगा, चाहे नोट में एक अलग से या फिर इसके नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको समझ लेंगे तब आपको अर्ध पारगम्य अच्छे से समझ में आएगा झिल्ली। ठीक है, तो लिखेंगे ये 4 प्रकार की होती हैं, ये 4 प्रकार की होती हैं। आपने इन्हें केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ये 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहला पारगम्य, पहले हो जाती है पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परमीबल, परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? इस प्रकार की झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार आ जा सके। ठीक है, विलेय और विलायक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। विलेय हम किसे कहते हैं, विलायक हम किसे कहते हैं? ठीक है, विलेय हम किसे बोलते हैं? वे पदार्थ जिसे घोला जाता है। ठीक है, विलायक हम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसमें विलेय को घोला जाता है। ठीक है, तो पारगम्य झिल्ली उस प्रकार की झिल्ली को कहते हैं जिसमें से विलेय के भी पदार्थ और विलायक के भी पदार्थ यानी अणु दोनों आर पार आ जा सके। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें हम इस प्रकार की झिल्ली, इस प्रकार की झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक, विलेय और विलायक दोनों के अणु, दोनों के अणु आर पार जा सके। ठीक है, दूसरा हमारा है अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, सेमी परमेबल,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली इस प्रकार की जो झिल्ली होती है उसमें सिर्फ विलायक के अणु, ठीक है, विलायक के अणु आर पार आसानी से जा सकते हैं, पर जो विलेय के अणु होते हैं वो आर पार नहीं जा सकते। ठीक है, विलायक के जो अणु होते हैं वो आर पार जा सकते हैं पर विलेय के नहीं। ठीक है, ठीक, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया, जार ले लिया, ठीक है, और इसके बीच में हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, H2O डाल दिया, यानी हमारा जो जल है, जल का सूत्र, और इधर हमने क्या डाल दिया, सॉल्ट। ठीक है, तो H2O हमारा क्या है, H2O हमारा क्या है, H2O हमारा क्या है, एक विलायक है। ठीक है, सॉल्ट क्या है, एक विलेय है। ठीक है, तो इस प्रकार से झिल्ली जिसमें से ये इस तरफ आ सके, ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो H2O इस तरफ आ सकता है, ठीक है, इस H2O इसको पार कर जाएगा, यानी जल इस झिल्ली को पार कर जाएगा, पर जो हमारा सॉल्ट है यानी नमक है वो इस झिल्ली को पार करके इस पार नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की झिल्ली जिसमें से जो विलायक के अणु हैं वो तो पार जा सकते हैं पर विलेय के अणु पार नहीं जा सकते। ठीक है, पारगम्य झिल्ली में अगर इसी से पारगम्य झिल्ली को इसी से हम समझें तो विलायक के अणु भी उस पार जा सके, आर पार जा सके, और विलेय के अणु भी आर पार जा सके, यानी सॉल्ट इधर भी मिक्स हो जाए और H2O उधर भी चला जाए। ठीक है, पर अर्धपारगम्य झिल्ली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो लिखेंगे इसी में, अर्धपारगम्य झिल्ली में इस प्रकार की झिल्ली। ठीक है, तो इस प्रकार की झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो पार जा सकते हैं, ठीक है, पर विलेय के अणु पार नहीं जा सकते, नहीं जा पाते। ठीक है, तीसरी प्रकार की जो हमारी झिल्ली है, विभेदी झिल्ली। ठीक है, जो हमारी कोशिका कला है वो क्या है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली या विभेदी झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो विभेदी झिल्ली को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली। इसके आपके इंग्लिश वर्जन से ही पता चल जाता है कि इसका क्या काम होगा। सिलेक्टिवली मतलब यानी कुछ चुने हुए अणु, ठीक है, सभी नहीं, कुछ जो विशेष प्रकार के अणु होते हैं वही झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कुछ विशेष प्रकार के अणु ही आर पार जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड है आपका, फोर्थ है अपारगम्य झिल्ली, यानी इनपरमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसी झिल्ली जिसमें से तो ना विलायक के अणु बाहर जा सके और ना ही विलेय के अणु। ठीक है, यानी कोई भी अणु आर पार ना जा सके, जैसे आपका चमड़ा हो गया। ठीक है, चमड़े के अंदर ना तो पानी ही जा सकता है आपका और ना ही कोई दूसरा पदार्थ। ठीक है, तो इसे लिखेंगे ऐसी झिल्ली। ठीक है, तो आपने अब आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कोशिका कला हमारी कैसी झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य या विभेदी झिल्ली की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो हमने सभी प्रकार की झिल्ली पढ़ ली, मेम्ब्रेन पढ़ लिया। तो मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। आपने चारों को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया कि कोशिका कला किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, कोशिका कला की संरचना के हमने तीनों मॉडल हमने देख लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।